नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। यूं तो अपराध हर समाज का एक काला सच है जिसे ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन जब एक पुलिस वाले का कत्ल होता है तो पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान उठने लगता है। आइए देखते हैं कि 35 वर्षीय युवा कांस्टेबल सूरज सिंह की हत्या का राज क्या था और कौन था इस आपराधिक अध्याय का रचयिता। कांस्टेबल सूरज सिंह! क्या कर रही है तू? हाँ? बाहर निकल। क्या ड्रामा कर रही है तू? पुलिस स्टेशन है, तेरा मायका नहीं है। इज्जत है मेरी यहाँ पे। इज्जत का ख्याल होता ना तो बीवी बच्ची होने के बावजूद अपने से 16 साल छोटी लड़की के साथ ना यूं मुंह काला नहीं करवाते। चुपचाप निकल यहाँ से, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। हे, तू पुलिस वाला होगा लेकिन मैं तुझसे डरती नहीं हूँ, समझा? ये बता 3 रात से कहाँ था? कौन होती है तू पूछने वाली? मार दूं तेरा मैं। औरत है, औरत बन के रह। चल निकल यहाँ से। दिखाती हूँ मैं तुझे औरत की ताकत। अब सीधा फैमिली कोर्ट में मिलना तारीख वाले दिन। आरोही को मैं साथ लेकर जा रही हूँ। अब से हम माँ बेटी का तुमसे रिश्ता खत्म, समझे? चलो। सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। सर यही कारण है मैं सूरज को अपनी टीम में नहीं रखता। बिल्कुल ईमानदार नहीं है। घड़ी देखी थी उसकी, कितनी महंगी थी। सर नकली है। महंगी घड़ी की नकल भी 4 से 5 हजार की आती है। कितनी भी कीमती चीज हो तुम्हारे पास, तुम्हारा अगर परिवार तुम्हारे साथ नहीं है तो सब बेकार। अगर थाने में रह के कोई गड़बड़ करेगा तो लंबा सस्पेंड होगा। वो चौधरी मर्डर केस के बारे में कुछ पता चला क्या? सर खबरियों को काम पे लगा दिया है, देखते हैं क्या। हेलो, सेक्टर 32 पुलिस स्टेशन। अच्छा, एड्रेस बताइए। आइए सर। सर हमारी 7 साल की बेटी ईशा घर पर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको फोन पे बताया था, हमने उसके दोस्तों से आस पड़ोस में सब जगह पता कर लिया सर, पर वो कहीं नहीं मिली। आपकी मेड का है जिसके बारे में आपने बताया था? ये इसी की लापरवाही का नतीजा है। ये मैडम खुद तो सो रही थी, अब पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई, किसके साथ चली गई, कौन लेके गया उसको। कहाँ पर है बच्ची? कौन आया था घर पे? साहब मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो 2:30 बजे रोज की तरह उसको स्कूल से लेके आई। ईशा बेबी, पहले खाना खा लो, पहले खाना खाओ, मुंह खोलो। आंखें बंद कीजिए ईशा बेबी, तब तो नींद आएगी। खाना खिलाकर 3 बजे तक बेडरूम में सुला के दिया था और खुद रोज की तरह किचन में सो गई। मेरी जब 5 बजे आँख खुली ना तो मैं उसको ट्यूशन के लिए उठाने के लिए गई रूम में। ईशा तो वो नहीं थी वहां पे। ईशा बेबी, मैंने तुरंत साहब और मैडम को फोन किया। ईशा बेबी। बच्ची कभी खुद से भी बाहर निकलती थी? बताओ नीलू। एक मिनट। नहीं सर। घर में कुछ अटपटा लगा, जैसे दरवाजा खुला हो या सामान बिखरा पड़ा हो? नहीं। घर में इसके अलावा और कोई भी एंट्री है? नहीं सर। घर की चाबी किस किस के पास है? हम दोनों के अलावा बस इस नीलू को दे रखी थी। अरुणेश, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा ईशा को चाइल्ड केयर में डालो, एक मेड पर ट्रस्ट मत करो। अब भुगतो। तुम्हारी चाबी कहाँ है? मेरे पास है, मैं लेकर आती हूँ। मलिक, घर की अच्छे से तलाशी लो, देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर। सीमा, आस पड़ोस में पूछताछ करो। सर। साहब मेरी चाबी। सर 1 मिनट यहाँ आइए। ये देखिए, सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ मिला, लगता है किसी ने बाहर से तोड़ दिया। इसका डीवीआर कहाँ है? सर अंदर टीवी के पास। 2:30 बजे नीलू ईशा को लेकर घर में घुसी। ये क्या?
3:12 पे सीसीटीवी डैमेज हो गया। इसका मतलब ईशा खुद घर से बाहर नहीं गई है, उसे किडनैप किया गया है। अब या तो किडनैपर के पास चाबी थी, उसने दरवाजा खोला, अंदर आया और ईशा को लेकर चला गया, या फिर दरवाजा अंदर से खुला, किडनैपर अंदर आया और ईशा को लेकर चला गया। ये देखो, लगता है कैमरा किसी ने बाहर से तोड़ा। सर अंदर से भी तोड़ा जा सकता है। नहीं, अंदर से तोड़ता तो उसका हाथ या चेहरा इसमें दिखाई देता। सर एक मिनट, सर यहाँ ये देखिए, यहाँ से भी तो तोड़ा जा सकता है। सर पड़ोसी से कुछ खास नहीं पता चला है। दोपहर का समय था तो सब लोग सो रहे थे। इनके मेड को साथ ले लो। सर आप लोग प्लीज थाने आके ईशा की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दीजिए। आपके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे। जी सर। मुझे नहीं पता कहाँ है ईशा बेबी। सर मैडम मुझे नहीं पता ईशा बेबी कहाँ है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सर ये ईशा की फोटो है। सर मेरी बच्ची को कुछ होगा तो नहीं ना? आप चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची को हम जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। और वैसे भी आप दोनों के फोन हमने सर्वेलेंस पे डाल दिए। रैंसम के लिए जैसे ही कोई कॉल आएगा फौरन हमें पता चल जाएगा। अभी आप लोग घर जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। वाओ, ब्रेड ऑमलेट। मम्मी तो अंडा खाने ही नहीं देती है। आप रुको, मैं अभी ब्रश करके आती हूँ। अरे रुको, शेर का बच्चा कब ब्रश करता है? चलो खा लो, ब्रश तो रोज ही होता है ना। यम्मी। पापा आप प्लीज मम्मी को मना लो ना, मुझे आपके हाथ का ही नाश्ता करना अच्छा लगता है। आगे बेटा, सब इंतजाम कर रखा है तेरे लिए, आजा। लक्ष्मी, संभाल कर रखिए। चांदनी, चांदनी बेटा। अरे आज जीजा जी आए हैं, खातिर कर उनकी। मैं पकौड़े बना के लाती हूँ। जी। जीजू, दीदी का फोन आ रहा है। हाँ बोल। बोला था ना 2-4 दिन फोन मत करना। मुझे आरोही से बात करनी है। आरोही मेरे पास है। एक बार भी याद नहीं किया उसने तुझे, और याद करती ना तो तेरी बात करवा देता। तेरे जैसा नहीं हूं मैं। चल फोन रख। मनोज, जीजू आज नहीं, प्लीज जीजू। आज मुझे खुश कर देना।
ये ईशा किडनैपिंग केस के बारे में कोई नया अपडेट? हमने ईशा की फोटो को सभी पुलिस स्टेशन, हाईवे पुलिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और एयरपोर्ट के रोड पे सर्कुलेट किया, लेकिन कहीं से कोई लीड नहीं मिली। और लोकल किडनैपिंग गैंग के बारे में कुछ पता चला? सर मैंने खबरियों से इन्फॉर्मेशन निकाली, ईशा के केस में किसी लोकल किडनैपिंग गैंग का हाथ नहीं। सर ये रही ईशा की मेड नीलू के कॉल रिकॉर्ड्स। वो ईशा के घर के अलावा उसके घर के पास ही 2 और बंगलों में काम करती है और उसकी बातचीत उन घरों के मालकिनों से है और इसके अलावा उसके मामा के साथ है जिसके साथ वो रहती है। सर बस ये एक नंबर है जिसपे उसकी दोपहर और देर रात लंबी लंबी बातें करती है। किसका नंबर है? शंकर पांडे, बगल के बंगले में सिक्योरिटी गार्ड है। मैं मिली थी उससे, थाने बुलाया। सर मैंने ठाकुर हाउस के पहले की सीसीटीवी फुटेज चेक की है। इस आदमी को देखिए सर यही तो है शंकर पांडे। देखो नीलू, शंकर ने हमें सब सच बता दिया। साहब आप मेरे मामा जी से कुछ मत कहिएगा, उनको पता चलेगा तो बहुत दुख होगा उनको। तो फिर सच सच बता दो ना, ईशा की किडनैपिंग में तुम्हारे साथ और कौन है? ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? मैं तो ये बताने से मना कर रही हूँ कि शंकर और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। ईशा बेबी की किडनैपिंग में कौन है मुझे नहीं पता। साहब हम लोग की बात का यकीन कीजिए, हम लोग रोज दोपहर को मिलते जरूर थे। पर कल नहीं मिले थे। हम लोग गांव वाले साहब, हम लोग कहाँ किडनैपिंग करने जाएंगे? हम लोग कुछ नहीं किए। हेलो, तुम्हारी बेटी मेरे पास है, 25 लाख का इंतजाम करके रखो, कल फोन करूंगा। कौन बात कर रहा है? मेरी बात कराओ ईशा से। कौन था अरुणी? ये नंबर नोट करो जल्दी। हेलो सर, अभी अभी ईशा के पिता अरुणेश ठाकुर को इस नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था। कॉलर कौन है? लोकेशन क्या है? कुछ पता चला उसके बारे में? सब्जी मंडी सेक्टर नंबर 23। कार किसी महेंद्र तोमर के नाम पर रजिस्टर्ड। मैंने बात की उससे, वो सब्जी वाला है। किसी ने उसके फोन से रैंसम कॉल किया था। सीमा फौरन एक काम करो, इस सब्जी वाले से कांटेक्ट करो, उसको क्रॉस वेरीफाई करो ये झूठ बोल रहा है या सच। क्विक। सर अगर ये मान ले कि ये किडनैपिंग नीलू और शंकर की साठगांठ से हुई, फिर भी बच्ची को कहीं तो रखा होगा। ये शंकर का घर और नीलू के मामा का घर, इन दोनों के घरों की तलाशी लो। और हाँ, 17 सितंबर को ठाकुर फैमिली जिस कॉलोनी में रहती है उस कॉलोनी के सामने से जितनी भी गाड़ियां गुजरी हैं, उस कॉलोनी के चारों तरफ जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, उन सीसीटीवी कैमराज में उन गाड़ियों की फुटेज चेक करो। ईशा को किडनैपर पैदल तो लेकर गया नहीं होगा, जरूर वो किसी गाड़ी में लेके गया होगा। लेकिन सर वो तो बहुत ही बिजी एरिया है, 1400-1500 गाड़ियां गुजरी हैं। जितनी भी गाड़ियां हो सबके ओनर्स के बारे में पता करो। क्या पता किसी गाड़ी का मालिक ठाकुर फैमिली से कनेक्टेड हो। सर क्या हुआ साहब? आप नीलू के मामा? जी साहब। हटिए, घर की तलाशी लेनी। पूरे घर की तलाशी लो जल्दी। लेकिन हुआ क्या साहब? हमेशा के नीलू ने अपने मालिक की बेटी ईशा को किडनैप किया, यहाँ रखा है। किडनैप? सर बच्चे नहीं मिले। सर हमने शंकर और नीलू के मामा हरिहर के घर पे अच्छे से तलाशी ली, लेकिन कहीं भी ईशा के होने के कोई साइंस नहीं मिले। ठीक है। सर मैंने पता किया, वो सब्जी वाला जिसके फोन से रैंसम कॉल किया गया सालों से वहां पर सब्जी बेचता है। और सर उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे कॉलर को आइडेंटिफाई किया जा सके। सर और एक बात, ईशा के स्कूल से एक नई बात पता चली है। क्या? वो अडॉप्टेड थी। सर हम दोनों एक वर्किंग कपल हैं। मेरा न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स का काम है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है मुझे। और रूपम ब्यूटिशियंस और मेकअप आर्टिस्ट को ट्रेनिंग देती है, इसीलिए हमने एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए सोचा था। और सर हम उसको बहुत अच्छी परवरिश दे रहे थे,
पता है हमें जितनी अच्छी परवरिश आप लोग दे रहे थे, तभी पिछली 2 पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स में आप लोगों ने स्कूल अटेंड ही नहीं किया। पर आजकल अक्सर माँ बाप से पीटीएम छूट जाता है, ऐसे में हम कैसे अपनी बच्ची के गुनहगार हो गए? 17 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में आप दोनों कहाँ पर थे? सर मैं अपने ऑफिस में था, सेक्टर 29 में। और आप? सर मुझे याद नहीं है, मैं शायद सेक्टर 29 या 30 वाले सैलून के ब्रांच में रही होंगी। सर आप समझ भी नहीं पाएंगे इस समय हम किस चीज से गुजर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप हमारी मदद करना चाहते हैं, पर कम से कम इस तरह के आरोप लगाकर हमें ट्रॉमेटाइज तो मत कीजिए ना। ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे आपको। मलिक, इन दोनों को फिलहाल हम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं, इन दोनों पे नजर रखनी होगी। इन दोनों के लोकेशन डिटेल्स और सीडीआर दोनों निकलवाओ। मैडम मुझे बड़े साहब से मिलना है। साहब मेरा पति कांस्टेबल सूरज सिंह मेरी बेटी आरोही को लेकर कहीं चला गया है और अभी उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर सूरज सिंह तो 3-4 दिन से ड्यूटी पे भी नहीं आया। साहब मुझे मेरी बेटी की बहुत चिंता हो रही है साहब। आप घबराइए नहीं, शांति रखिए, हम दोनों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करते हैं। पुलिस पर पहले से ही 7 साल की ईशा को ढूंढने का प्रेशर था और अब इसके बाद कांस्टेबल सूरज सिंह के अपनी 7 साल की बेटी आरोही के साथ गुम हो जाने से पुलिस की परेशानियां और बढ़ गई थी। ईशा को ढूंढने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सारे सस्पेक्ट्स नीलू, शंकर पांडे, ईशा के माँ बाप अरुणेश और रूपम ठाकुर पर नजर रखने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस की एक टीम वारदात के दिन ठाकुर बंगलों के सामने से गुजरने वाली हर गाड़ी की पहचान करके उनके मालिकों से पूछताछ कर रही थी और ठाकुर परिवार के साथ उनका संबंध ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि बहुत समय लग रहा था। इधर पुलिस को एक तालाब के पास सूरज के कपड़े, उसकी बाइक और एक दूसरे स्पॉट पर उसका मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिल गया। और फिर दूसरे दिन एक ऐसी खबर आई जिससे फरीदाबाद पुलिस के होश उड़ गए। सतीश सर खुदाई करवाओ। रुको 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 रुको, आराम से धीरे धीरे मिट्टी हटा के निकालो बाहर। तो फिर सूरज की बेटी आरोही कहाँ है? आरोही का ईशा की किडनैपिंग से क्या लेना देना है? क्या आरोही भी किडनैप्ड है? सर ये केस अचानक से बहुत ही पेचीदा हो गया। हाँ तो पेचीदा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन इस केस की हर एक परत को हमें खोलना होगा। पहला, ईशा और सूरज सिंह एक दूसरे से कैसे मिले, इन दोनों को किसने मारा? तीसरा, सूरज की बेटी आरोही कहाँ गायब है? सर मैं नूरो फैमिली इसको फिर से पूछताछ के लिए बुलाता हूँ, शायद इस पूछताछ में कुछ जवाब उनके सिरे मिल जाए। हाँ, और साथ में ये अरुणेश, रूपम, सूरज, अनीशा, नीलू, शंकर पांडे, इन सब के कॉल रिकॉर्ड्स को क्रॉस वेरीफाई करो। जी सर। सूरज को तो उसके किए की सजा मिली। क्या किए की सजा मिली सूरज सिंह को? सूरज मुझसे रिश्ता तोड़कर मेरी बुआ की बेटी चांदनी के साथ अय्याशी कर रहा था। सूरज! थप्पड़ क्यों मारा? गनीमत है थप्पड़ मारा, जान से नहीं मारा। और तुझे तो मैं आज ही बुआ के घर छोड़ के आऊंगी। तेरा भला सोचा फुफेरी बहन है, घर के पास कॉलेज आने जाने में सुविधा होगी, और तू मेरे पति के साथ चल चल। अनीशा मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, पता नहीं कब से चल रहा है ये सब। तू चल चल तू। उसके बाद मैं मायके चली गई, लेकिन मैं कुछ दिनों में वापस आ गई थी। मुझे लगा वो सुधर जाएगा, लेकिन साहब वो 3-3, 4-4 रातों तक वापस नहीं आता था और बोलता था कि मैं नाइट ड्यूटी पे हूँ, और यहाँ मेरे बुआ के घर चांदनी के साथ पड़ा रहता था। तुम्हारी बुआ इस बारे में कुछ नहीं बोलती थी? सर पुलिस वाले को कौन क्या बोलेगा, और सूरज तो हर किसी को हरी पत्ती दिखाकर खरीद लेता था।
हमने सुना है तुमने कांस्टेबल सूरज के खिलाफ दहेज मांगने का आरोप लगाकर तलाक की याचिका दायर की। हाँ, तो उसने भी मुझ पर घर पे चोरी करने का इल्जाम लगाया था। साहब, जिस दिन मैं थाने आई थी सूरज को ढूंढने, ये बता 3 रात से कहाँ था? कौन होती है तू पूछने वाली? तब मैंने उसकी आंखों में देखा था, उसको बिल्कुल भी शर्म नहीं थी। मैं समझ गई थी कि सूरज के साथ मेरी जीवन रेखा यहीं समाप्त होती है। और इसीलिए तुमने सूरज सिंह की जीवन रेखा समाप्त कर दी। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत तुमने अपनी बेटी आरोही को कहीं छुपा रखा। जरूर तुमने सूरज सिंह को ईशा के साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया होगा। उसी गुस्से में आकर तुमने सूरज सिंह को मार डाला। सूरज सिंह की हत्या करते वक्त तुम्हें ईशा ने देख लिया। कहीं तुम्हारा भांडा ना फूट जाए इसलिए तुमने ईशा की भी हत्या कर दी। और इतना ही नहीं, ईशा को तुमने इतनी बेरहमी से मारा कि उसका चेहरा तक कुचल डाला, ताकि लोगों को पता ही ना चल सके कि वो लाश आरोही की है या फिर ईशा की। सर, आप ये क्या कह रहे हैं सर? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप प्लीज मेरी आरोही को ढूंढ दीजिए, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, प्लीज सर। तुम अपनी बेटी आरोही से आखिरी बार कब मिली थी? 18 तारीख को, जब सूरज मेरे मायके आया था उसे लेने। कैसा है मेरा बेटा? पापा आपके लिए क्या लेके आए? ये देखो। थैंक यू मेरे प्यारे पापा। मेरा प्यारा बेटा। कहाँ लेकर जा रहे हो? क्यों? बाप हो इसका, कहीं भी लेके जाऊं। ठीक है, ले जाओ, लेकिन जल्दी वापस छोड़ देना, क्योंकि मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। चले बेटा। सीमा, इनकी बेटी की फोटोग्राफ्स और डिटेल ले लो। सर चलिए। भैया, एक पैकेट दूध, चाय पत्ती, शक्कर और ब्रेड दे दीजिए। सर, पॉसिबिलिटी है कि सूरज सिंह ने चांदनी के साथ मिलकर ईशा को किडनैप किया। सूरज और चांदनी के बीच रैंसम मनी को लेकर कहा सुनी हुई। सूरज ने रैंसम का तो प्लान ड्रॉप कर दिया, लेकिन ईशा के साथ दुष्कर्म किया। चांदनी ने गुस्से में आके सूरज के साथ साथ ईशा को भी मार दिया। सर, फिर तो ये भी हो सकता है कि चांदनी ने आरोही को किडनैप कर रखा हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है। मलिक, ये चांदनी के घर की तलाशी लो। इसे थाने इंटरोगेशन के लिए बुलाओ। सर, ये नीलू और शंकर का क्या करना है? नीलू और शंकर के रिश्तेदारों को बोलो कोर्ट जाकर इन दोनों की बेल करवाएं। सर, चांदनी चौहान का घर है। मेरी बेटी है वो। चांदनी का है, बुलाइए उसे। सब चांदनी को तो दिल्ली गए हुए 7 दिन हो गए। घर की तलाशी लो। लेकिन हुआ क्या है साहब? तुम कौन हो? मैं श्रवण। चांदनी दीदी मेरी बड़ी बहन है। अपनी बहन को फोन लगाओ। स्पीकर पर लगाओ। सर, जब से गई है वो किसी का फोन नहीं उठा रही है, ना मेरा ना माँ का। लेकिन साहब ये तो बताओ हुआ क्या है? कांस्टेबल सूरज सिंह की हत्या हो गई और उनकी बेटी आरोही गायब है। अब इसके बारे में जानती हैं? सर अंदर बच्ची तो नहीं मिली, पर ये मिला। कितने पैसे? कहाँ से? साहब वो सूरज ने मुझे दिए थे संभाल कर रखने के लिए। लक्ष्मी, संभाल कर रखिए। तेरी माँ सच बोल रही? मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मालूम कर दें। ले चलो थाने में। एक पुलिस वाले की बहन होकर इतनी नासमझी आप कैसे कर सकती हैं? एक तो सूरज सिंह की हत्या की खबर आ गई और ऊपर से हम इस बात से परेशान थे कि आरोही के साथ भी कहीं ईशा की तरह कोई अनहोनी ना हो गई हो। सर, सूरज ने मुझे कसम दी थी, इसलिए मैं मजबूर हो गई थी। शीतल, आरोही को अपने पास रखना और कुछ भी खाने पीने का मांगे तो इसे दे देना। और हाँ, अनीशा का फोन मत उठा, उसे पता नहीं लगना चाहिए कि आरोही तुम्हारे पास है।
ऐसा हुआ तो मेरा मरा मुंह देखोगी। 2-4 दिन अपनी बेटी से दूर रहेगी ना, तो पता लगेगा उसे औलाद से दूर रहने का दर्द क्या होता है। इसीलिए अनीशा का जब फोन आया तो मैंने उसे नहीं बताया कि आरूही मेरे पास है। हमारी आखिरी बार अपने भाई सूरज सिंह से कब बात हुई थी? सर 19 तारीख को शाम 4 बजे। अनीशा ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे तो पूरा यकीन है कि सूरज को भी उसी ने मरवाया होगा। पहले तो अपनी बहन को घर लेकर आ गई और फिर बोलने लगी कि सूरज की उसके साथ दोस्ती हो गई है। सब जानती हूँ मैं। तलाक देने के बहाने सूरज की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती थी, इसीलिए तो उसने आरोही को हमसे दूर रखा था। आरोही, आरोही, आरोही। सर शीतल के बयान के बाद हम अनीशा को क्लीन चिट नहीं दे सकते और मुझे ये शीतल भी थोड़ी ओवर स्मार्ट लगती है। इस शीतल के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। अपने आदमियों को बोलो कि अनीशा और शीतल दोनों पे नजर बना के रखें। सर मलिक, ये सूरज सिंह के लोकेशन रिकॉर्ड्स का क्या हुआ? सर कल तक आने के चांसेस है। एक बार सूरज के लोकेशन रिकॉर्ड्स आ जाए तो हमें सूरज के उस दिन का रूटीन का पता चल जाएगा और फिर हमारे लिए सूरज के कातिलों तक पहुंचना और आसान हो जाएगा। बेटा सब ठीक हो जाएगा। कल से नए दिन की शुरुआत है। हिम्मत बनाए रखो। ये आप क्या बोले जा रहे हैं साहब? कौन ईशा ठाकुर? अच्छा, ये इस बच्ची का नाम है ईशा ठाकुर, जिसकी लाश हमें सूरज सिंह के साथ मिली है। मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं सच कह रही हूँ, किसी को नहीं मारा मैंने। सर 1 मिनट। सर ये देखिए सूरज सिंह के कॉल रिकॉर्ड्स। सर सूरज सिंह ने ईशा की मां रूपम से किडनैपिंग के दूसरे दिन ही बातचीत की है। सर ये देखिए, इसलिए मैंने सूरज सिंह के लोकेशन डिटेल्स चेक की तो सूरज सिंह ठाकुर बंगलो गया और तब रूपम ठाकुर का लोकेशन भी वही का दिखा रहा है। सर ये देखिए, ये सच है। कांस्टेबल सूरज सिंह मुझसे मिला था। मैडम जी, फरीदाबाद में रोज 2-3 बच्चे किडनैप होते हैं पर मिलते कहाँ? पुलिस के पास वर्कलोड पहले ही बहुत ज्यादा। अब आप ही बताइए कि आपकी बेटी को ढूंढने में पुलिस एनर्जी क्यों लगाएगी? आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? हमें बस अपनी बच्ची मिल जाए। समझदार हैं आप, इसलिए आपको फोन किया, आपके हस्बैंड को नहीं। बस 3 लाख रुपए थाने में बंटवा दीजिए, फिर देखिए आपकी बेटी चुटकियों मिल जाएगी। हाँ चलेगा, मैं 3 लाख भिजवा दूंगी, लेकिन देखिए मुझे नहीं पता कि किसे पैसे देने और किसे नहीं। मैं आपको दे दूंगी, आप अपने एंड से देख लेना। फिक्र नोट मैडम जी, सूरज सिंह की जुबान है ये। आपकी बेटी आपको सही सलामत मिलेगी। ये बात आपको हमें पहले बतानी चाहिए थी, जबकि सूरज सिंह हमारी टीम का हिस्सा भी नहीं था। मैं बताती सब, पर जब हमें ईशा के साथ साथ सूरज का मर्डर का पता चला तो हमने ये बात नहीं उठाई। आप लोग अभी जा सकते हैं। सर अब तो क्लियरली ये सूरज गुनहगार लग रहा है। उसे ईशा की किडनैपिंग का पता था। शायद उसी ने ईशा के साथ दुष्कर्म किया, किसी ने उसे देख लिया और उसे मार दिया। सर फिर तो मारने वाले ईशा के माँ बाप भी हो सकते हैं। सूरज ने रूपम ठाकुर से पैसे लिए थे, उसने बच्ची लौटाने के लिए उन्हें बुलाया होगा और फिर और ज्यादा पैसे मांगे होंगे। उन्होंने देने से मना कर दिया तो सूरज सिंह ने ईशा के साथ दुष्कर्म किया और उसे मार दिया होगा और फिर गुस्से में आके अरुणेश ने या रूपम ठाकुर ने सूरज सिंह को मार दिया होगा। ये रूपम और अरुणेश, इन दोनों पे नजर बनाए रखो। मलिक, ये चांदनी चौहान का लोकेशन ट्रेस हुआ? जी सर, दिल्ली की लोकेशन। तो दिल्ली के लिए फौरन रवाना हो। दिल्ली की पुलिस की मदद से उसे अरेस्ट करके लाओ। सर सूरज सिंह और ईशा ठाकुर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों मौतें 19 सितंबर को 8:30 से 10:30 बजे के बीच में हुई। पर ये सूरज सिंह के पेट में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। कमाल की बात ऐसी है, सूरज सिंह के सर पर हत्यारे ने 2 बार वार किया। पहली बार किसी भारी डंडे से। सर यानी कातिल ने सूरज सिंह को 1 बार मारा, वो मरा नहीं तो दोबारा वार किया। सीमा, तुम्हारा शक सही था, ईशा के साथ दुष्कर्म हुआ। सर सीमेंट ट्रेसेस के बारे में कुछ मेंशन्ड है? मैंने सूरज सिंह का जो डीएनए टेस्ट करवाया था वो ईशा के प्राइवेट पार्ट से मिले स्किन सेल के डीएनए से मैच नहीं करता। सर यहाँ पर तो अपनी पूरी की पूरी थ्योरी उल्टी पड़ती है। यानी कि सूरज सिंह ने ईशा के साथ दुष्कर्म नहीं किया, हो सकता है उसके किडनैपर साथी ने किया हो।
और फिर झगड़े में दोनों को मार दिया होगा। सीमा, अब हमें यह पता लगाना होगा कि ईशा का किडनैपर, रेपिस्ट, मर्डरर कौन था और उसका सूरज सिंह के साथ क्या कनेक्शन था। राइट सर। वो उन गाड़ियों के बारे में जो मैंने पता करने के लिए कहा था, जो ठाकुर कॉलोनी के घर के बाहर से उस दिन गुजरी थी, कुछ पता लगा उनके बारे में? सर काम चल रहा है, लेकिन अब तक जितने भी व्हीकल ओनर से बात हुई है उनका ठाकुर फैमिली से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। बाकी जितने भी व्हीकल ओनर्स बचे हुए हैं उनकी भी जांच पड़ताल जारी रखो। सर यहाँ पे कोई चांदनी है? सर पुलिस वाले को मारना मजाक है क्या? हमने नहीं मारा सर, और सूरज सिंह के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड मुजीब के साथ खुश थी, वही जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा था। और इसीलिए तुमने सूरज सिंह को रास्ते से हटा दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। उस दिन ईशा ठाकुर सूरज सिंह के साथ थी। ईशा ठाकुर ने तुम दोनों को सूरज सिंह को मारते हुए देख लिया, इसलिए तुमने ईशा ठाकुर को मार दिया। और इतना ही नहीं, उसे मारने से पहले मुझे तुमने उसके साथ दुष्कर्म भी किया। सर ये सरासर झूठ है सर, क्या बोल रहे हो आप? आपके पास क्या सबूत है? सबूत है ना, ये लोकेशन रिकॉर्ड्स, जिससे साफ जाहिर होता है कि 19 सितंबर की रात को तुम तीनों, यानी कि सूरज सिंह और तुम दोनों की लोकेशन एक ही जगह थी। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत तुम लोगों ने सूरज सिंह को अपने घर खाने पे बुलाया, उसे दारू पिलाई। सूरज सिंह को जब ये पता लगा कि ईशा ठाकुर को किडनैप करके तुम लोगों ने घर में रखा हुआ है, तुम लोग उसी साजिश के तहत ईशा ठाकुर और सूरज सिंह को खेत पे ले गए, जहाँ ले जाकर दोनों को मार दिया। अरे सर आप तो बिल्कुल टीवी सीरियल जैसा बता रहे हो, इतना कुछ भी नहीं हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ। उस दिन मेरा बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर चांदनी। मुझे से तुझे पहले मिलवाना चाहिए था ना चांदनी। मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आता। खुश रहो। मैं भी घर जाके अनीशा से बात करूंगा, फिर से अपनी दुनिया बसाओ। बस उसके बाद जीजा जी अपने घर के लिए निकल गए और 1 घंटे बाद मैं और मुजीब दिल्ली के लिए निकल गए। सूरज सिंह घर के लिए निकला जरूर, लेकिन घर पहुंचा नहीं। सर अब आगे क्या हुआ हमें क्या मालूम, आप खुद सोचिए ना। अगर हम लोगों ने ये कांड किया होता तो हम अपना मोबाइल नहीं बंद करते। बंद नहीं किया तो क्या हुआ? तुम फोन उठा भी तो नहीं रही थी। सर वो तो इसलिए क्योंकि माँ मुजीब को पसंद नहीं करती थी, वो बेवजह का ज्ञान बांटने लगती। सर चांदनी का बयान सही है। सूरज की मोबाइल की लोकेशन रात 10 बजे तक चांदनी के घर की थी, और उसके बाद उस जगह की जहाँ पे हमें सूरज के कपड़े और मोबाइल मिले। वारदात की जगह कोई सीसीटीवी भी नहीं है, वरना सब क्लियर हो जाता। ये ईशा ठाकुर के पास सूरज सिंह पहुंचा कैसे? कोई कनेक्शन भी तो नहीं मिल रहा। सर शायद ईशा चांदनी के घर पे और सूरज उसे वहां से लेके निकला। लेकिन मलिक ये बस एक थ्योरी है, हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। ये ईशा ठाकुर के केस में कौन कौन प्राइमरी सस्पेक्ट्स हैं? सर ईशा के माँ बाप रुनेश और रूपम ठाकुर, सिक्योरिटी गार्ड शंकर पांडे और मेड नीलू। लेकिन फिलहाल तो ये सब क्लियर दिख रहे हैं। सूरज सिंह के केस में सर सस्पेक्ट्स तो बहुत। सूरज की बहन शीतल, उसकी बीवी अनीशा, उसकी साली चांदनी, चांदनी की माँ पूनम, चांदनी का बॉयफ्रेंड मुजीब और ईशा के माँ बाप रुनेश और रूपम, इन सबके पास मोटिव थे। मलिक, ये पूनम, चांदनी और मुजीब, इन तीनों को छोड़ दो, लेकिन हाँ मुजीब का सीमेंट टेस्ट कराओ। अगर ईशा की बॉडी में मिले सीमेंट से मुजीब खान का सीमेंट मैच कर गया तो मतलब साफ है, ईशा का रेपिस्ट मुजीब खान ही है। 110 दिन बीत चुके थे, लेकिन ईशा के किडनैपर्स, रेपिस्ट और कातिल का कुछ पता नहीं चला था, और पुलिस ईशा और कांस्टेबल सूरज सिंह की लाश एक साथ एक जगह मिलने का कनेक्शन भी नहीं ढूंढ पाई थी। कांस्टेबल सूरज सिंह के कातिलों का भी कुछ पता नहीं चला था, और फिर एक मामूली से केस की कार्यवाही के दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा अहम सुराग लगा जिसने इस केस को परत दर परत खोल कर रख दिया। चलो उठो तुम सब, उठो। अभी तो छोड़ रहा हूं, पर आगे से तुम सबके खिलाफ बाइक रेसिंग की कोई भी कंप्लेंट आई ना तो सीधा अंदर कर दूंगा, समझे? चलो सीधे अपने अपने घर जाओ। इधर तुम दोनों जाओ। चांदनी का भाई है ना, बाइक रेसिंग करता है। हाथ दिखा जरा।
बहुत महंगी घड़ी पहनी है। SS, इसका मतलब है सूरज सिंह। क्यों घुमा रहा है इतना? ये घड़ी सूरज सिंह की है। तेरे सूरज जीजा जी ने मरने के बाद ये घड़ी तुझे उपहार में दी थी? साहब बता दो। बता। साहब मुझे सूरज जीजा जी की घड़ी, बाइक, मोबाइल और कपड़े ठिकाने लगाने का काम मिला था साहब। मुझे जैसा कहा गया था मैंने वैसा किया साहब। सीधी तरह से बता, इस जुर्म में तेरा साथी कौन था? बोल। बहुत घुमाया तुम लोगों ने। अब सीधी तरह से यह बताओ कि सूरज सिंह को कैसे मारा, ईशा ठाकुर को किडनैप और रेप एंड मर्डर कैसे किया? कौन ईशा ठाकुर? सर ईशा को हमने आज तक देखा ही नहीं, तो कैसे किडनैप करेंगे और क्यों मारेंगे? तू तो पहले ही दिन से झूठ बोल रहा है। तेरी बात का यकीन करूं भी तो कैसे? सर ये सच कह रहा है। जहाँ तक सूरज का सवाल है, हमने उसे मारने की कोशिश जरूर की थी। जीजू, नदी किनारे चलें क्या? ठंडी हवा में थोड़े मजे भी ले लेंगे। ये मुझे क्या हमारी रासलीला की वीडियो बनाएगा? नदी किनारे जाने का शॉर्टकट पता है मुझे, जल्दी पहुंचेंगे। फिर सर हम उसे नदी किनारे नहीं बल्कि जंगल लेकर गए। बाइक क्यों रोकी? कहाँ लेके आया जंगल में? जीजा जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं मुजीब से प्यार करती हूँ और ये मेरा बचपन का प्यार है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जी सर। मजनू, मुझे जीजा प्लीज। ये तो मर गया। अच्छा वो मर गया, लेकिन इसके बॉडी का कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये पुलिस वाला है, पकड़े जाएंगे हम। एक काम करते हैं, घर जाते हैं, फावड़ा लाते हैं, यहीं कहीं जंगल में गाड़ देते हैं इसको। लेकिन उससे पहले इसके घड़ी, कपड़े सब निकाल लेते हैं। मुझे पहले से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, इसलिए मैंने हम तीनों के फोन घर पे ही छोड़ दिए थे। उसके बाद सर हम घर आए, सूरज के कपड़े, घड़ी, मोबाइल और बाइक श्रवण को दी और कहा कि उसे ठिकाने लगा दे। और फिर हम फावड़ा लेके जंगल गए। यही तो मारा था उसे। कहाँ गई बॉडी? जल्दी ढूंढो उसे, अगर वो जिंदा बच गया ना तो हम मारे जाएंगे। सर हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। हमें लगा शायद वो जिंदा बच गया है, इसलिए सर हम डर के मारे दिल्ली भाग गए। मलिक, जब तक ये दोनों सच ना बोले अच्छी तरह से कुटाई करो इनकी। सर, हमारी टीम जब ईशा ठाकुर के घर के बाहर वाले रास्ते की CCTV फुटेज चेक कर रही थी तो सर ये मिला है, ये टेम्पो। इसके मालिक के बारे में पता किया तो इसका कनेक्शन ईशा के घर वालों से। क्या कनेक्शन है? कौन है इस टेम्पो का मालिक? हाँ, तो ये सारा हंगामा तेरा खड़ा किया गया है। तेरे टेम्पू से हमें बाल मिले, जो DNA टेस्ट से साफ हो ही जाएगा कि वो बाल ईशा के हैं। तू सीधी तरह से ये बता कि तूने ईशा को किडनैप कैसे किया और मारा कैसे? बोल। बताता हूँ। नीलू जब भी घर पे आती थी मुझसे बताती थी कि उसका सेठ अच्छा आदमी है, बहुत अमीर है, उसकी एक बेटी है, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। ये बात मेरे मन में बैठ गई थी साहब। मैंने एक नया टेम्पो लिया था, उसके पैसे भरने थे। मैंने ईशा को किडनैप करने का सोचा और बंगले पे नजर रखने लगा साहब। शंकर और नीलू के चक्कर का पता चल चुका था मुझे। मैंने सोचा उसी आड़ में किडनैप कर। नीलू के पास एक चाबी होती थी, मैंने पहले ही घर पे साबुन पे चाबी का निशान ले लिया था साहब। CCTV कैमरा पहले ही देख चुका था। मैं बड़ी होशियारी से घर में घुसा और डंडे से कैमरा तोड़ दिया, फिर चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया साहब और भाजी वाले से फोन लेकर फिरौती के लिए कॉल किया। लेकिन जब आप लोग मेरे घर पर तलाशी करने के लिए आए तो मैं बहुत डर गया साहब। मुझे लगा कि मेरी चालाकी बेकार गई, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। फिर मैंने ईशा को
मारने का फैसला किया। लेके जाओ सर। सर, कांस्टेबल सूरज सिंह जितना भी करप्ट रहा, मरने से पहले अपना पुलिस धर्म निभा गया। ईशा के लिए आखिरी सांस तक लड़ता रहा। मलिक, चांदनी चौहान, पूनम चौहान, श्रवण चौहान और चांदनी का बॉयफ्रेंड मुजीब खान, इन चारों के खिलाफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर और सच छुपाने के जुर्म में केस दायर करो। जी सर। आज के समय में शायद कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, चाहे वो खून का रिश्ता हो या फिर मामूली जानकार। पर सतर्क रहना ही अपराध से बचने की सबसे पहली सीख है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। जब भी हमारी सोच सच से जुड़ी हुई होती है, तब शायद हम एक सुलझी हुई जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन हर इंसानी मन का एक अलग संसार होता है, जिसमें वो अपनी सोच का एक ऐसा ताना बाना बुन लेता है जिसमें चाहे जितना भी झूठापन क्यों ना हो, उसके लिए वही सच होता है। ये केस एक ऐसे ही अचरज से जुड़ा था, और इस केस में जो सामने आने वाला था वो इतना अचंभित कर देने वाला था कि इस केस से जुड़ी खबरें लगभग हर अखबार की फ्रंट पेज हेडलाइन बन जाने वाली थी। रंजीता, मैं 3 महीने से उस ऐप पर काम कर रहा था। उस राठौड़ ने मेरी ऐप का क्रेडिट ले लिया और तुमने कुछ भी नहीं किया। श्रीधर, राठौड़ के आगे मेरी कोई कुछ सुनने वाला था क्या? और गलती तुम्हारी भी तो है। तुम्हें वो प्रेजेंटेशन मिस करनी नहीं चाहिए थी। कंपनी के सारे प्रेस्टिजियस लोग थे वहां पर। रंजीता, आई नो कि मेरा प्रेजेंटेशन में होना जरूरी था, लेकिन मैं क्या करता, मेरा अपने पेरेंट्स के साथ होना भी जरूरी था। उस राठौड़ की इतनी हिम्मत कैसे हुई? उसको तो छोड़ूंगा नहीं, देख रहा तुम। देखो, मैंने तुम्हें अप्रिशिएट किया, तो ये मैं समझना कि तुमको सब कुछ आता। इधर ठीक है, तरीका है। बाहर जाओ तुम। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी ऐप मेरे भी हाथ पे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आप इधर ज्यादा उठ मत। तूने वो ऐप मेरे अंडर ही डिजाइन की थी। तेरे अंडर क्या क्या होता है ना, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। अगर बाहर जाके मुंह खोल दिया ना मैंने, तूने अगर मुंह खोला ना तो मुझे भी मुंह तोड़ना आता है। तेरी जॉब मेरे एहसान का एक पट्टा है। एक चुटकी में एक पट्टा उतारूंगा और दूसरी चुटकी में तुझे ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। ये क्या कर रहा है? मैं तेरी पेन डेली करने जा रहा हूँ राठौड़। उसके बाद तुम मेरे सामने चुटकी बजाएगा तो भी उतरेगी, और हाथ जोड़ के गिड़गड़ाएगा ना तो भी तेरी पेंट उतरेगी। उसके बाद मेरे ये जो पट्टा है ना, यही तेरे काम आएगा। तुझे तो देख लूंगा मैं। Cheers. Hey, श्रीधर, अब आएगी रौनक पार्टी में। क्या हुआ? इतना अपसेट क्यों? वैसे श्रीधर, तेरी टाइमिंग बहुत अच्छी है। अच्छा सुन, तेरे पास वो पीबीडी का क्रेडिट कार्ड है ना, तो फूड ऑर्डर कर दे, 30% डिस्काउंट है। खाना तो तुझे मैं खिला दूंगा, पहले ये बता तूने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी है? दोस्त की टी शर्ट नहीं पहन सकते क्या यार? चिल रहा ना यार। टी शर्ट यहाँ उतार, अंदर उतार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। टी शर्ट चाहिए तेरे? हाँ। जब ये टी शर्ट मैं नहीं पहन सकता ना, तो तू भी नहीं पहन सकता। औकात की बात मत कर, समझा? अपने आप को देख, जो तेरी नजर गंदी है। और तू उसको बचा रहे? इसकी तेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर भी गंदी नजर है। देख लिया था कैसे चिपक के बैठा था ये। क्या बकवास किए जा रहे हो तुम?
ये लड़का फोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में। आज मैं आपको मार्शल आर्ट्स के कुछ ऐसे फाइटिंग एसेंशियल्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे आप तब से पहले तू लड़कों को घूमती है और फिर तू उनको हलाल करने के नए नए तरीके सीखती है। देख क्या रही है, अपने बॉयफ्रेंड को बुलवा के पिटवाएगी मुझे। महेंद्र, मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ए, पति हूं मैं तेरा, तेरी रग रग से वाकिफ हूं, समझी ना। इसलिए ना मैंने अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी पॉलिसीज सब जगह से तेरा नाम हटवा के किसी और को नॉमिनी बनवा दिया। तुम्हें लगता है कि मैं मर्डर करवाऊंगी तुम्हारा? सर, इसी गाड़ी में लाश मिली है। गाड़ी की नंबर प्लेट हटा दी गई है और गाड़ी भी लॉक है। सर इधर आइए। सही है। सर, गाड़ी में गाड़ी के पेपर्स नहीं है। सिर्फ गाड़ी के फर्श पे पानी की खाली बोतल पड़ी है। इस बंदी के ना तो कोई आईडी है, ना ही पर्स वगैरह है। किलर चाहता नहीं होगा कि विक्टिम की कोई आइडेंटिटी पता चले, इसीलिए पर्पसली गाड़ी के नंबर प्लेट भी हटा दी और गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे विक्टिम को लेकर कोई लीड मिल सके। और एक बात सर, जिस तरह से टेप और पॉलिथीन लपेट के इस बंदी का मर्डर किया गया, ऐसा लग रहा है कि किलर्स एक से ज्यादा होंगे। लाश की पहचान करना पुलिस के लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन इस केस की गुत्थी सुलझाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि इस अचंभित कर देने वाले क्राइम सीन को रचने वाला दिमाग पुलिस को घुमाने में खुद को माहिर समझता था। पर वो दिमाग था किसका, उसका मकसद क्या था, यह पता करना वाकई में चैलेंज था। ठीक है। अरे सुन, इस पेन ड्राइव में मेरी मोहब्बत का पैगाम है, देख जरूर लेना। श्रीधर, तुम्हें पहले फ्लैट खरीदना चाहिए। तुम आई बाबा को यहाँ मुंबई में लाना चाहते हो ना, तो पहले घर ले लो, कार तो बाद में भी ले सकते हो। तो कार लेने का आइडिया फिर मैं ड्रॉप ही कर देता हूँ। श्रीधर, एक मिनट होल्ड करना। राठौर सर पूछ रहे कि वो ऐप कब तक डेवलप होगी। तुम जाओ, मैं खुद बात कर लूँगा। ओके। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? किसी लड़की की आवाज़ सुनी मैंने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं बाबा, कलीग है मेरी। तो क्या हुआ, कलीग गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? हो तो सकती है, पर क्या? बाहर निक, बाहर निक, निक बाहर, बाहर निक, 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 बाहर निक, बाहर निक। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हेलो। मेरा जीवन में आई, मेरा जीवन बर्बाद करके रखा है तूने। बाबा, कम से कम इतना तो लिहाज रखिए कि बाहर दुनिया वालों के सामने हम लोग को तमाशा ना बने। अरे मेरा तमाशा तो वही दिन बन गया था जिस दिन ये तेरी बदसूरत माँ ये मेरी जिंदगी में आई। और उसके बाद पैदा हुई तू। ये तुम दोनों के दोनों मेरे लिए पनौती और पनौती। मेरा बस चले ना तो तुम दोनों को बाहर उठा के फेंक दूं। माँ, छोड़ क्यों नहीं देती है इन्हें? अभी मैं इतना कमा लेती हूँ कि तेरे को अच्छे से रख सकती हूँ। बेटा, तेरे बाबा जैसे है मेरे पति है। औरत का पति के बिना कुछ नहीं होता। पत्नी की भी कुछ इज्जत होती है माँ, और तेरी ये पतिव्रता की अंधभक्ति है ना, हमें ले डूबी। तुम तो कहती थी कि हमें कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और तुम खुद अपने पापा को लेकर इतनी नेगेटिव हो। मेरे बाबा उस कैटेगरी में नहीं आते। उनका बस चले तो ना वो मेरी आई को जिंदा छोड़ेंगे और ना मुझे। फिर तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, इसे इतना लाइटली मत लो। तुम पुलिस के पास गए
तुम्हें शक था ना कि कोई तुम्हारी जान ले सकता है? मेरी फिक्र मत करो, मैंने ऐसे पत्ते बिछा दिए हैं कि कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सर इसकी मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है, लेकिन मरने से पहले से बेहोश किया गया था। इसकी बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं। सेडेटिव्स? जी, जो बोतल गाड़ी में मिली थी उसमें उसी सेडेटिव के ट्रेसेस थे। इसलिए बॉडी पर स्ट्रगल के साइन नहीं मिले। पानी की बोतल गाड़ी में मिली, हो सकता है किलर्स भी गाड़ी में मौजूद हो और उन्होंने उस पानी की बोतल में सेडेटिव मिला दिया हो जानबूझकर। हो सकता है सर कार विक्टिम की हो, इसलिए कार की नंबर प्लेट गायब कर दी गई। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर किलर्स विक्टिम को बेहोश करके मारना चाहते थे तो फिर विक्टिम के हाथ में टेप से बांधे क्यों? हेलो सर। हाँ बोलो। चेचिस नंबर से गाड़ी के ऑनर का पता चला है। ये गाड़ी किसी राजेश पई के नाम पर रजिस्टर्ड है। क्या विक्टिम ही राजेश पई है? जी नहीं सर, मैंने इसकी डिटेल्स निकलवाई है, ये राजेश पई कोई और है। राजेश भाई वो लड़का कौन है जिसकी लाश मिली है तेरी गाड़ी में? सर वो मेरी गाड़ी नहीं है, मैंने तो अपनी गाड़ी 1.5 महीने पहले श्रीधर को बेच दी थी। तो फिर ये लड़का कौन? सर यही तो वो लड़का है श्रीधर जिसको मैंने अपनी गाड़ी बेची थी। राजेश जी गाड़ी तो अच्छी है, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर वैल्यू नहीं है इसकी। अरे क्या बात कर रहे हो, 1 महीने पहले 1.75 दे रहे थे भाई, इससे कम में नहीं बेचूंगा। चलो एक काम करो राजेश जी, श्रीधर भाई है अपना, ना इसकी ना आपकी, 1.60 में सौदा तय करते हैं। जैसे इसने मुझे पैसे दिए और मैंने डिलीवरी नोट इसको दे दिया था। सर अगर आप चाहें तो मैं डुप्लीकेट पेपर्स भी आपको दिखा सकता हूँ। तो नकली पेपर तूने पहले से बनवा के रखे? हाँ? नहीं सर, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप श्रीधर के दोस्त निमेश से पूछ लीजिए। अबे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में तेरे बाल वापस लौटेंगे भी नहीं। तू ना बेटा मजे मत ले, समझा, वरना ना तेरे ही बाल उड़ा दूंगा। श्रीधर यहीं रहता था? जी सर। पर सर श्रीधर तो गांव गया हुआ है। गांव गया हुआ? जी सर। लेकिन श्रीधर की लाश मिली है? लाश? जी सर, ये बात सही है कि श्रीधर ने राजेश से गाड़ी खरीदी थी, लेकिन मैं सच में ही नहीं पता कि उसके साथ ये सब कैसे हो गया। तुम लोगों ने श्रीधर को आखिरी बार कब देखा था? 4 दिन पहले सर, जब वो गांव जाने के लिए निकल रहा था। अबे तू इतनी रात को कहां जा रहा है श्रीधर? घर जा रहा हूँ पेरेंट्स से मिलने के लिए। चार दिन पहले श्रीधर अपने गांव के लिए निकला और 4 दिन पहले ही श्रीधर का मर्डर हुआ। जब श्रीधर अपने गांव नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने तुम लोगों को फोन नहीं किया? नहीं सर, उसके घर वालों से हमारी बात नहीं होती थी और ना ही हमारे पास उनका नंबर है। इन 4 दिन में तुमने भी श्रीधर को कोई कॉल नहीं किया? नहीं सर, क्योंकि सर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। छुपा तो नहीं रहे हो तुम दोनों हमसे कुछ? नहीं सर। काम क्या करता था श्रीधर? सर वो गोल्डन आर्या इन्फोटेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। श्रीधर का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी, कोई लड़की का चक्कर, गर्लफ्रेंड वगैरह? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। श्रीधर का नंबर दो हमें। जी सर। और जिस कमरे में वो रहता था वो कमरा दिखाओ। आइए सर। श्रीधर अपने गांव के लिए जा रहा था तो जाहिर सी बात है अपने साथ कुछ सामान भी लेकर गया होगा। सर जब वो गया था उसके पास एक लैपटॉप बैग था। सिर्फ एक लैपटॉप बैग? कोई दूसरा बैग, लगेज बैग वगैरह लेकर नहीं गया अपने साथ? नहीं सर, वो
उसका लैपटॉप बैग बड़ा था, हो सकता है उसमें कुछ कपड़े। सर, मैंने श्रीधर का फोन सर्विलेंस पर डालने के लिए दिया तो पता चला कि उसका फोन अब भी एक्टिव है। पहल जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। What? श्रीधर का फोन अभी भी एक्टिव है? जी सर। अब मैं हूँ इतना चार्मिंग, लड़कियां तो इम्प्रेस हो ही जाएंगी। पर शादी सोच समझ के करना। हाँ, शादी भी हो जाएगी, पहले घर तो खरीद लूँ। अच्छा, कोई घर देखा तुमने? कहाँ, अभी कहाँ, अभी तो बस बजट ही बना रहा हूँ। 80 लाख का होम लोन मिल सकता है मुझे, लेकिन उसके लिए 10-15 लाख कैश तो हाथ में होना चाहिए ना। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती। अरे पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, एक बंदा है जो 10 लाख ब्याज पे दे रहा है, बस कैश को वाइड करने का जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। देखो, जो भी करोगे ना, अपने रूममेट से बच के करना। अरे मैंने तो अपने बॉस की हवाइयाँ उड़ा दी, फिर रूममेट्स तो मेरे आगे प्या दें। श्रीधर, 1 मिनट। श्रीधर, आई के 20 मिस कॉल्स आए, पता नहीं आज बाबा ने क्या कर दिया होगा। मुझे अभी जाना होगा, मैं रखती हूँ। तुम क्या कर दिया ये? आई, क्या हुआ? आई, तूने मुझे इतने फोन किए, मैंने फोन किया तो उठाया क्यों नहीं? तेरे पापा उस औरत को घर ले आए। क्या? तू चल मेरे साथ। बाबा, ये सब क्या चल रहा है? आज से तेरी दूसरी माँ है। चल, पाए पड़, पाए पड़। क्या बोल रहे हो ये सब? क्यों? तू किसी की दूसरी औरत बनने को तैयार हो सकती है, तो तेरी माँ दूसरी औरत नहीं बन सकती? ये कैसी बकवास वाली बातें कर रहे हो? ज्यादा चालाक मत बन। मैंने देखा है तेरे को वो आदमी के साथ। आपका पूरा दिमाग खराब हो गया है बाबा। अभी शर्मा मत। अच्छा क्या तूने खुद ही ढूंढ लिया अपने लिए? जा जा, भाग जा उसके साथ। वैसे भी कोई दूसरा मिलने वाला नहीं तेरे, जा। तो श्रीधर 3-4 दिन पहले तक ऑफिस आ रहा था, फिर अचानक से उसने लीव ले ली। लीव लेने की वजह क्या थी, ये तो बताया होगा उसने? नहीं सर, उसने कुछ बताया नहीं। ये ऑफिस में कोई ऐसा है जिसकी श्रीधर के साथ कोई दुश्मनी या झगड़ा हो, जो उसकी इस तरह से जान लेना चाहता हो? सर, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। ही वॉज अ ब्राइट एम्प्लॉय, सब उसे यहाँ बहुत पसंद करते थे। श्रीधर का फोन थोड़ी देर पहले तक मीरा रोड एरिया में एक्टिव था। क्या? उसका फोन अब भी एक्टिव है? जिस तरह से आपको हैरानी हो रही है ना, हमें भी हो रही है। उस एरिया में ऐसा कोई है जिसके श्रीधर का आना जाना हो? नो आइडिया सर। श्रीधर के पेरेंट्स का फोन नंबर, एड्रेस तो हो गए ना आपके पास? यस सर, एडमिन में है। रंजिता। यस सर। सर, श्रीधर का मोबाइल अभी दहीसर में बंद हुआ है। फिलहाल ये समझना मुश्किल है कि उसका मोबाइल ऑन किसने किया होगा। ये जो कोई भी है, इसका श्रीधर के मर्डर से लेना देना जरूर है। हमने राजेश को अंदर किया है। हो सकता है उसे बचाने के लिए कोई हमें भटकाने की कोशिश कर रहा हो। राजेश के खिलाफ कुछ मिला? सर, राजेश ने कार ट्रांसफर के जो पेपर्स दिखाए थे उस पर श्रीधर के साइन तो हैं, पर ये देखना पड़ेगा कि वो साइन असली है या नकली। एक काम करो, राजेश को जाने दो और नजर रखो उस पर, और पता करो कि मर्डर से पहले राजेश ने कहीं से सेडेटिव्स खरीदे थे क्या, और वो टेप और पॉलीबैग्स भी, जिनका श्रीधर के मर्डर में इस्तेमाल हुआ है। श्रीधर के घर वालों से कांटेक्ट किया? जी सर, मनीष सर ने श्रीधर की मां को शिनाख्त के लिए बुलाया। अम्मा, दिन रात काम करूंगा तभी तो यहाँ घर ले पाऊंगा। आपको और पापा को यहाँ भी तो लेकर आना। अनिंदिता जी, हमें आपके बेटे श्रीधर की लाश एक गाड़ी में मिली। वो गाड़ी राजेश भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है, और इसका कहना है कि उसने श्रीधर को एक गाड़ी बेची थी। आपको जानती है इस बारे में? श्रीधर बोल तो रहा था कि वो गाड़ी खरीदने वाला था,
लेकिन वो तो नई गाड़ी खरीदना चाहता था। श्रीधर के रूममेट्स निमेश और सार्थक का कहना है कि उसी गाड़ी में 5 दिन पहले श्रीधर अपने गांव के लिए निकला था, आपसे मिलने आ रहा था। आप जानती थी इस बारे में? नहीं सर। श्रीधर के रूममेट्स झूठ क्यों बोलेंगे? उनके साथ उसका कोई इशू था? पता नहीं सर, श्रीधर मुझे कुछ बताता ही नहीं था। श्रीधर की मां का बयान पुलिस को यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि श्रीधर के रूममेट्स ने पुलिस से झूठ बोला होगा। वहीं राजेश पाई पुलिस की रडार पर था। श्रीधर के आस पड़ोस, ऑफिस, हर जगह श्रीधर से जुड़ी इंफॉर्मेशन निकाली जाने लगी, पर इस केस के कई ऐसे पहलू थे जो अभी तक अनछुए थे। सर मैं मानता हूँ कि मेरी और श्रीधर में अनबन थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। तो झूठ क्यों बोला हमसे कि उस रात श्रीधर अपने गांव गया था? सर वो तो सार्थक ने बोला था मुझे, और मेरी इस बारे में श्रीधर से कोई बात ही नहीं। सार्थक क्यों झूठ बोलेगा? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, श्रीधर मुझसे यही कह के गया था कि वो अपने गांव जा रहा है। अबे श्रीधर का मर्डर हुआ है, मर्डर। अभी इसमें तेरा क्या हाथ है वो बोल। सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, आप बेकार में मुझ पे शक कर रहे हैं। श्रीधर और निमेश की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि कुछ समय पहले श्रीधर ने निमेश के बाल भी उड़ा दिए थे। क्या श्रीधर ने निमेश के बाल उड़ा दिए थे? हाँ सर, क्योंकि निमेश ने श्रीधर की टी शर्ट फाड़ी थी। ओह शिट, मेरा बाल! निमेश क्या हुआ? बाल उड़ गए हैं उसके। मतलब? तूने मेरी टी शर्ट फाड़ी थी ना, इसलिए मैंने तेरे शैम्पू में हेयर रिमूवल मिला दिया था। दोनों क्या कर रहे हो? निमेश छोड़ दे। सर उस दिन के बाद से निमेश बात बात में बोलता था कि वो श्रीधर से ऐसा बदला लेगा कि वो कभी नहीं भूलेगा। सर वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया था, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको मारूंगा। ये सार्थक घुमा रहा है आपको सर, और मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्रीधर गांव गया ही नहीं होगा। सार्थक ने किया कुछ ना कुछ। अच्छा, वजह क्यों करेगा सार्थक ऐसा? क्योंकि श्रीधर ने सार्थक से उसकी गर्लफ्रेंड छीन ली थी। कौन गर्लफ्रेंड? दृष्टि। वो सार्थक को डिच कर रही थी, और इसी बात से सार्थक श्रीधर से चिढ़ता था। सर दृष्टि बहुत ही फ्रैंक है, वो बस श्रीधर को सोते हुए देख के उसे डराने की कोशिश कर रही थी। डर गए ना तुम? Get up, it's Sunday. Don't waste your day. उठो। सर निमेश के दिमाग में कचरा भरा हुआ, वो मुझे हमेशा भड़काने की कोशिश करता था। मुझे जितना ट्रस्ट दृष्टि पे था उतना ही श्रीधर पे। सर आपको यकीन नहीं हो तो आप दृष्टि से पूछ लीजिए। क्या जानना चाहते? क्या बताऊं मैं आपको? क्या बताऊं? चला गया हमें छोड़ के, वो चला गया। तो इतने दिनों से तुम मुझे फॉलो कर रहे थे, और मुझे लग रहा था कि कोई और मुझे स्टॉक कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, मुझे तरह तरह के मैसेजेस भेज के मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन ये सब तुम कर रहे थे। क्यों महेंद्र? चुप! क्या समझदार बनने की जरूरत मत कर। समझ गई ना? मैं चालाक बन रही हूँ? महेंद्र तुम चालाक बन रहे हो, मुझे जलील करते रहते हो तुम। ये सब तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए कर रहे हो ना? कर रहा था, छुटकारा पाने के लिए कर रहा था, ठीक है? लेकिन अब मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, मैं तुझे ना तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पेपर से मारना तूने, देख लूंगा तुझे मैं। निमेश और सार्थक दोनों अलग अलग कहानी सुना, लेकिन जब श्रीधर का फोन ऑन हुआ तब निमेश और सार्थक हमारे साथ थे, राजेश भी हमारी कस्टडी में था। तो फिर वो कौन होगा जिसने श्रीधर का फोन ऑन किया होगा? सर दृष्टि, शायद वो भी शामिल हो सके। सर आपको गलतफहमी हुई है, श्रीधर का फोन मेरे पास क्यों होगा? पर तुम ये तो मान रही हो ना कि तुम श्रीधर को पसंद करती थी?
सर मैं पसंद करती थी श्रीधर को, लेकिन सिर्फ एज अ दोस्त, उससे मेरा अफेयर नहीं चल रहा था। ये निमेश तो कह रहा है कि सार्थक तुम पे और श्रीधर पे शक करता था। सर सार्थक का मुझ पर विश्वास था, ही ट्रस्टेड मी लाइक एनीथिंग। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बोल के तुम सार्थक को बचा रही हो और निमेश को फंसा? सर मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ, मैं सिर्फ वही बोल रही हूँ जो मुझे लगता है। सर श्रीधर के कॉल रिकॉर्ड चेक किए मैंने। दृष्टि के अलावा श्रीधर की रंजीता नाम की लड़की के साथ भी काफी बातें होती थी। कौन है रंजीता? उसके अंडर काम करती थी। श्रीधर और रंजीता का कोई चक्कर, अफेयर वगैरह? अफेयर का तो कोई हिंट नहीं मिला है, बस इतना पता चला है कि श्रीधर के बाद उसकी पोस्ट की सबसे बड़ी दावेदार थी। सर श्रीधर और मैं सिर्फ कलीग्स थे, हमारा कोई अफेयर नहीं चल रहा था। कॉल रिकॉर्ड चेक किया हमने तुम्हारे। ऑफिस के बाद जब जब तुम श्रीधर को फोन करती थी, उसके बाद राठौड़ तुम्हें फोन करता था। क्या चल रहा था ये? देखो कुछ भी छिपाना मत हमसे, मालूम है हमें। राठौड़ के साथ तुम्हारा होटल में आना जाना था और जब जब तुम उसके साथ होटल में आती जाती थी, उसके बाद श्रीधर को फोन करती थी। क्या खिचड़ी पकड़ी थी है? सब मैंने जो किया वो राठौड़ के कहने पे ही किया। क्या करवा रहा था राठौड़ तुमसे? सब राठौड़ ने श्रीधर के ऐप को अपना बना के प्रेजेंट किया था, इसीलिए श्रीधर उसे धमकी दे रहा था। कैसे धमकी? सब श्रीधर उससे बदला लेना चाहता था और राठौड़ मुझे यूज करना चाहता था। मतलब किस तरह से तुम्हें यूज करना चाहता था? सर वो चाहता था कि मैं ये पता लगाऊं कि राठौड़ को लेके श्रीधर के दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए मैं उससे बात करती थी। श्रीधर तुम राठौड़ को इग्नोर करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं, मैं इग्नोर नहीं करूंगा उसको, उससे बदला लूंगा मैं। और अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। देखो श्रीधर, तुम मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो प्लीज। क्यों? उसे डर रही हो या उससे बचा रही हो तुम? मैं उस कमीने को क्यों बचाऊंगी? तुम करने क्या वाले हो? कल मिलो मुझे, मिलके बताता हूँ तुम्हें। ठीक है। मेरे ही सामने मुझे कमीना बोल रही थी हाँ? उसे शक नहीं होना चाहिए था ना। सर मैंने अपनी मर्जी से ये सब नहीं किया है, मेरी तरह ऑफिस की कई लड़कियां राठौड़ से तंग आ गई है। जब श्रीधर राठौड़ के खिलाफ क्या करने वाला था? रंजीता वो ऐप मैंने डिजाइन की थी, प्रूफ है मेरे पास, और मैं वो सारे प्रूफ कंपनी की हाई अथॉरिटीज को जाके दिखाने वाला हूँ। तुम भी साथ चलना मेरे, और राठौड़ ने जो भी तुम्हारे साथ किया ना सब बताना वहां पर। श्रीधर अगर इससे कहीं कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा रंजीता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन श्रीधर को किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि कंपनी के सारे मेन पर्सन आउट ऑफ इंडिया गए थे। और ये बात तुमने राठौड़ को बता दी? नहीं सर, मैंने राठौड़ को कुछ नहीं बताया, पता नहीं उसे कहाँ से भनक लग गई। लेकिन अगर श्रीधर ऐसा कर देता तो राठौड़ का करियर खत्म हो जाता था। गाइस, ये रंजीता अभी तक आई क्यों नहीं है? फोन भी नहीं उठा रही है। यस सर, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आई थिंक देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग। सर मेरे एम्प्लॉयज के सामने सर सर मानता हूं कि मैंने श्रीधर के आपको अपना बना के प्रेजेंट किया था, लेकिन मैंने उसको मर्डर नहीं किया सर। सिर्फ श्रीधर ही नहीं, रंजीता और ऑफिस की और भी लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था तू। श्रीधर तेरी पोल खोलने वाला था तो खत्म कर दिया उसको? नहीं सर, सच में सर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया सर। ऐसा नहीं निकलेगा है। कुटास! राजेश, निमेश, सार्थक, दृष्टि और रंजीता के बाद राठौड़ भी एक प्राइम सस्पेक्ट था, लेकिन श्रीधर का फोन बार बार ऑन करने वाला कौन होगा? फिलहाल इसका पता नहीं लग पाया था, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि ये सब कुछ उन्हें असल मुजरिम से भटकाने की कोई चाल है। पुलिस इस केस को नतीजा देने के लिए श्रीधर से जुड़ी बारीक से बारीक बात पता कर रही थी। लाश पर मिले शॉपिंग बैग से भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था और यह भी पता नहीं चल पा रहा था कि वो डक्ट टेप्स किसने और कहां से खरीदी होंगी। पुलिस को हत्या का मोटिव समझ में ही नहीं आ रहा था और इस केस की अगली जानकारी इसे और उलझा देने वाली थी। उनके बीच चाहे जितने भी हो फासले, वो मिल ही जाते हैं जो एक दूसरे का नसीब होते हैं। इसीलिए मुझसे भागो मत, करीब आ जाओ ये फासले मिटाने के लिए। उस दिन तू बहुत बोल रही थी है ना? ये देख, मेरी आवाज है क्या? तुम्हारी आवाज नहीं है तो फिर किसी और की आवाज से रिकॉर्ड करके भेजा होगा तुमने। अच्छा, तू बहुत समझदार बनती है अपने आप को। मुझे अच्छे से पता है तू डबल गेम खेल रही है। डबल गेम तुम खेल रहे हो महेंद्र, और अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती बर्दाश्त।
क्या ही है? ए देविका, देविका। छुटकारा चाहिए ना तुम्हें मुझसे? तो छुटकारा चाहिए ना? हाँ तो ये लो, मार दो मुझे, मारो। अरे मार दो मुझे। हटना। सर मैंने नहीं देखी है वो टेलीविजन सीरीज। हाँ वो सार्थक को ये फॉरेन लैंग्वेज की फिल्म देखने का बड़ा शौक है। खुद को बचाने के लिए बार बार सार्थक का नाम ले रहा है। ये राजेश भी मिला है ना तेरे साथ, और विलास भी। विलास से तूने और राजेश ने मिलवाया था ना श्रीधर को। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। श्रीधर को घर खरीदने के पैसे की जरूरत थी। निवेश के कहने पर मैंने उसको विलास से मिलवाया था सर। विलास ने श्रीधर को 10 लाख रुपए ब्याज पे दिए थे। हाँ सर, लेकिन वो चुका नहीं पा रहा था। उसके बाद विलास ने उसके साथ क्या किया सर, मुझे नहीं पता सर। मैडम सच है कि मैंने श्रीधर को 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन उसे मारकर मेरे पैसे थोड़ी ना वापस मिलने वाले थे। निमेश, राजेश और विलास के अलावा राठौड़, दृष्टि, रंजीता और सार्थक पुलिस सबको खंगाल रही थी। ये जानना चाहती थी कि उनमें से किस किस ने वो टेलीविजन सीरीज देखी होगी, पर गुनाह कबूल करना तो दूर, कोई मान ही नहीं रहा था कि वो टेलीविजन सीरीज किसी ने भी देखी थी। लेकिन सार्थक का ये बोलना कि श्रीधर उस रात गाँव जाने के लिए निकला था, ये सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं इस मर्डर का कनेक्शन श्रीधर के नेटिव प्लेस से तो नहीं जुड़ा था। श्रीधर के दोस्तों ने आपसे झूठ कहा है, तो अगर यहाँ आता तो हमें बताता जरूर। श्रीधर यहाँ 1 महीना पहले भी आया था। ये बात आपने हमसे कहाँ बताई? और जब 1 महीना पहले श्रीधर यहाँ आया था तो बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो एक माँ होने के नाते आपको हमें बता देना चाहिए था, लेकिन आपने हमें नहीं बताया। सर आप गलत समझ रहे हैं। ठीक है, आप हमें सही समझा दीजिए। जब 1 महीना पहले श्रीधर यहाँ आया था तो क्या हुआ था? पापा, मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आप चाचा पे भरोसा मत कीजिए। आप है कि समझने को तैयार नहीं है? बेटा, तुम्हारे चाचा का घर गिरवी रखा हुआ है और उन्हें अपनी बेटी की शादी भी करवानी है। ऐसे में अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अम्मा, वो अपनी खुद की जमीन तो जुए और दारू में गवा चुके हैं, तो वो पापा की जमीन के पीछे पड़े। वो कुछ भी बोल के जाते हैं, पापा भरोसा कर लेते हैं। लेकिन इस बार मैं चाचा को समझा के जाऊंगा कि वो आप दोनों से दूर रहें बस। श्रीधर शुरू से ही अपने चाचा को नहीं पसंद करता था और उस दिन भी उन दोनों में झगड़ा हुआ था। तो भी आपको श्रीधर के चाचा पे शक नहीं है? नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकते। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? श्रीधर मेरे बेटे के जैसा था। लेकिन उस वक्त तो वो आपको मारने पर भी उतारू हो गया था। चाचा जी, चाचा जी, अगर आप में थोड़ी भी शर्म बाकी है ना, तो अभी के अभी मेरे पापा के पैसे वापस कीजिए आप। हाँ तो उधार के नाम पे लिया हमने भाई साहब से, और जब होंगे तब लौटा दूंगा। चाचा जी, ये नौटंकी बंद कीजिए आप। सब जानता हूँ मैं, ऐसे मीठे बन के कितने पैसे निकल चुके हैं आप। पैसे तो वापस मैं लेकर ही जाऊंगा। श्रीधर, रुक जा श्रीधर, हटिए पीछे। सर माना श्रीधर गर्म स्वभाव का था और उसका व्यवहार मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसे मैंने कुछ नहीं किया। कौन हो सकता है वो जिसने इतना परफेक्ट मर्डर किया कि अभी तक हम कोई क्लू नहीं ढूंढ पाए? सर श्रीधर का मोबाइल फिर से ऑन हुआ है, उसी एरिया में जहाँ पहले ऑन हुआ था। वो जो कोई भी है, इस बार बचना नहीं चाहिए। सर, यही एरिया शो हो रहा है जहाँ श्रीधर का फोन एक्टिवेट है। ए बेटा, इधर आ। और ये मोबाइल किसने दिया तुझे? कहाँ से मिला? मुझे ये किसी ने नहीं दिया, मुझे तो ये गिरा हुआ मिला था। इस मोबाइल के साथ एक लैपटॉप भी वहाँ पड़ा था। घर कहाँ है तेरा?
सर जिस एरिया से उस बच्चे को श्रीधर का लैपटॉप और मोबाइल मिला था, उसी एरिया से श्रीधर की लाश मिली। हो सकता है वो बच्चा किसी के कहने पे झूठ बोल रहा हो। नहीं सर, फिलहाल ऐसा कुछ मिला नहीं है, लेकिन मैं चेक कर रही हूँ। श्रीधर के लैपटॉप और मोबाइल में कुछ मिला? लैपटॉप तो चेक हो रहा है सर, लेकिन मोबाइल में कुछ मिला है। ये देखिए, मोबाइल की होम स्क्रीन पे एक लड़की का फोटो है। मोबाइल में एक मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप भी है, जिसमें मरियम नाम से एक आईडी है, जो इस लड़की से जुड़ी हुई लग रही है। आईडी के प्रोफाइल स्टेटस में इसी लड़की का फोटो है सर। मरियम, पता करो कौन है ये लड़की। अब मेरे पीछे आने की गलती मत करना, समझे? जी सर, ये मेरी आईडी नहीं है, मैं इसको यूज ही नहीं करती। लेकिन देविका, जिस कॉल सेंटर में तुम काम करती हो, वहां पर कस्टमर से बात करने के लिए तुम्हें नाम दिया गया है मरियम। मरिया नाम की आईडी है ये। फोटो है इसमें तुम्हारा, श्रीधर के फोन में भी तुम्हारा फोटो है। लेकिन सर, मैं किसी श्रीधर को नहीं जानती। हाँ, लेकिन काफी टाइम से कोई तो मुझे तरह तरह के गिफ्ट्स देके परेशान कर रहा था सर। इनफैक्ट उसने मुझे कई सारे पेन ड्राइव्स भी भेजे थे, जिसमें मेरे ही फोटोज थे सर। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सर। उनके बीच चाहे जितने भी हो फासले, वो मिल ही जाते हैं जो एक दूसरे का नसीब होते हैं। इसीलिए मुझसे भागो मत। सर, मैं खुद तंग आ गई थी सबसे। इनफैक्ट इसी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो रहा था। सर ये सही बोल रहे सर, मैं इससे काफी परेशान थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये परेशानी जड़ से ही हटा दी, इसी वजह से खत्म कर दिया श्रीधर? सर ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच। हाँ बोलो। सर, श्रीधर के लैपटॉप में भी कुछ मिला है। सर, श्रीधर के लैपटॉप में श्रीधर की ईमेल आईडी का पासवर्ड डिफॉल्ट सेटिंग पर था। सर, मेल आईडी पर क्लिक करते ही मेल बॉक्स ओपन हो गया। और सर, ये इस आईडी पर लगातार वो कई ऐसे मेल्स कर रहा था जो शक करने जैसे हैं। श्रीधर ने अपना लास्ट मेल इसी मेल आईडी पे किया था। पता करो ये आईडी कौन यूज कर रहा था। जो भी आईडी यूज कर रहा था वो भी श्रीधर की मर्डर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो आप है वो जिन्हें श्रीधर मेल किया करता था। तो कब से चल रहा था ये सब श्रीधर के साथ? हेलो, मेरी बात श्रीधर राव से हो रही है? हाँ जी, आप कौन? सर, पीवीडी बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड का ऑफर है, क्या आप इंटरेस्टेड है? तब पहली बार मैंने और श्रीधर ने एक दूसरे से बात की थी। श्रीधर ने काफी देर बात करने के बाद मुझे अगले दिन फिर से कॉल करने के लिए कहा। सर, कल आपसे बात हुई थी, आप क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड है ना? जी, क्योंकि आपकी आवाज बहुत प्यारी है। क्या कहा सर? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, आप मुझे कल फिर फोन कीजिएगा ना। अगले दिन भी हमारी काफी देर तक बात हुई, फिर उसने अचानक से बोला कि ठीक है, मैं आपका ये कार्ड ले लेता हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त सर? आपको मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। सर, पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन श्रीधर से बात करने के बाद मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगने लगा। और उससे बात करने के लिए तुमने मरियम नाम की फेक आईडी बनाई। देविका तुम्हारे कॉल सेंटर में काम करती थी। श्रीधर से बात करने के लिए तुमने देविका के कॉलिंग नेम का इस्तेमाल किया, मरियम। सर, उससे अपनी असली पहचान से बात करने से डर रही थी मैं। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे से बात करते करते इतना क्लोज आ जाएंगे, एक दूसरे को इतना समझने लगेंगे। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। उसके बाद श्रीधर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मुझसे मिलने की जिद करने लगा। मरियम, प्लीज मना मत करो। तुम समझ नहीं सकती हो मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेचैन हो रहा हूँ। मैं भी तुमसे नहीं मिल सकती हूँ। मिल नहीं सकती हो तो कम से कम अपनी फोटो तो शेयर कर सकती हो। सर, मैं बाकी लड़कियों जैसी सुंदर नहीं दिखती, इसलिए मुझे डर था कि वो मुझे देखेगा तो मुझे रिजेक्ट कर देगा। इसलिए तुमने देविका के फोटो उसको भेज दिए। सर, देविका की फोटो देखते ही उसने मुझसे शादी करने के लिए कहा। मुझे लगा कि मुझे ये सब यहीं रोक देना चाहिए, इसलिए मैंने उसको बोल दिया, श्रीधर,
मेरे बाबा मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। तो तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देती हो और भाग चलो मेरे साथ। देखो मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसका फ़ोन कट कर दिया और कभी उससे बात नहीं की, लेकिन वो लगातार मुझे ईमेल्स भेजता रहा। फिर भी मैंने उसकी ईमेल्स का कुछ रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसने हमारे कॉल सेंटर का पता लगा लिया था और वो देविका को अपनी मरियम समझकर वो सारी चीजें भेजने लगा। ठीक है। अरे कौन? मेरी गलती की वजह से देविका की मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई। उसका हस्बैंड उस पर शक करने लगा, यहाँ तक कि वो मुझसे और हमारे बाकी कलीग से इनडायरेक्टली आके पूछताछ करने लगा उसका कहीं और अफेयर है। ये कहानी बंद करो जागृति, सीधा सीधे मुद्दे पे आओ। श्रीधर से अपनी बातचीत बढ़ाने के पीछे तुम्हारा असल मकसद क्या था? सब मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, मेरा बस ये रूप, यही मेरी बदनसीबी है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसको अवॉइड करने के बाद वो इतना बड़ा स्टेप ले लेगा। सर मैंने चेक किया लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे लगी कि लड़की श्रीधर से कभी मिली होगी। लेकिन सर जिस टेलीविजन सीरीज से वो क्राइम सीन इंस्पायर्ड है उसकी डीवीडी श्रीधर की रैक में मिली डीवीडीज में भी थी। श्रीधर ने अपने आखिरी मेल में उस लड़की के लिए लिखा था, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाऊंगा मरियम, खुश रहना, मैं जो करने जा रहा हूं उससे कभी तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी। और श्रीधर के बाद के मेल पढ़ने में ऐसा लगता है कि जैसे जागृति को अवॉइड करने के बाद वो टूट गया था, डिप्रेशन में आ गया था और इसी वजह से शायद। आप कह रहे हैं सुसाइड? पॉसिबल है। सब कुछ एग्जामाइन करने के बाद तो यही लग रहा है कि श्रीधर डिप्रेशन में चला गया था। हो सकता है ये स्लीपिंग पिल्स, टेप, पॉलीबैग्स उसने खुद खरीदे हों और डिप्रेशन की वजह से वो ये कदम उठा गया। लेकिन सर अपने आप को इस तरह से मारना प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? मनीष, एक बार क्राइम सीन रिक्रिएट करके देखते हैं। नहीं सर, इससे ऊपर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसका भी शायद यहीं तक था। मनीष, बीच में कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीच में छोड़ देना, हम दोबारा ट्राई करें। तुम ठीक हो मनीष? पॉसिबल है सर, एकदम पॉसिबल है। मतलब श्रीधर ने अपनी आत्महत्या को मर्डर का रूप दिया ताकि जागृति पे कोई आंच ना आए। इस सब के लिए उसे जिम्मेदार न ठहराया जाए। आखिरकार पुलिस ने इस केस को सुसाइड की थ्योरी दी, लेकिन फिर भी पुलिस द्वारा जागृति पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के चार्जेस लगाए गए हैं। पर यह सवाल भी कम हैरान करने वाला नहीं है कि इतना हताशा भरा कदम उठाने से पहले श्रीधर ने अपने माता पिता के बारे में क्यों नहीं सोचा। हम सब अपनी जिंदगी में फेलियर्स का सामना करते हैं, लेकिन फेलियर्स भी तो हमें आगे बढ़ने की सीख दे सकते हैं। माना कि सपने बुनना इंसानी फितरत है, लेकिन जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। सच्चाई से भागने की बजाय उससे लड़कर ही हमारा संघर्ष सफल हो सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।